बीमारी जो जहन में आती है वो है कोरोना संक्रमण। और वक्त का पहिया कुछ यूं घूमा है कि पिछले साल इसी महीने में पूरा देश लॉक हो चुका था देश की भलाई के लिए, क्योंकि ये महामारी देश को जकड़ते हुए आगे बढ़ रही थी और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर क्या कुछ बिजनौर में तैयारियां की गई हैं और तमाम अस्पतालों के संचालक हमारे बीच मौजूद हैं। इनका अस्पताल स्वास्थ्य संबंधी बीमारी और खासतौर पर जब बात हम कोरोना की करेंगे तो क्या कुछ योगदान दे रहा है, उस पर बातचीत होगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए। शुरुआत में डॉक्टर अशोक चाहल आपसे करना चाहूंगी। सबसे दरख्वास्त है कि अपना माइक ले लें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना जब बात बिजनौर की आती है, स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चुनौतियां क्या कुछ हैं। क्योंकि जब बात बड़ी बीमारियों से जब मैं कहती हूँ, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, या यूँ कहें कोरोना संक्रमण ही हो गया, बिजनौर वासी जो हैं बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं। ऐसे में क्या स्थिति में बदलाव हुआ है, और अगर हाँ तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? मैम देखिए, पहले से बहुत सुधार आया है हमारे ज़िले में। पहले प्राथमिक सेवाओं के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता था, मरीज को बाहर की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन अब हार्ट अटैक जैसी बीमारी का भी इलाज हमारे शहर में ही होने लगा है। और कोरोना काल में भी हमने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को अपनी सेवाएं दे सकें, उनका प्राथमिक उपचार किया जा सके। हमारे हॉस्पिटल में और 3-4 और हॉस्पिटल ऐसे हैं बिजनौर में जहां वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है, और मरीज को अगर भेजना पड़ा तो उसे वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस हमारे पास है। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस लगा के उसको स्टेबल करके और बड़े हायर सेंटर पे भेजा। जैसे एम्स ऋषिकेश है, वो कोरोना का एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप किया गया है, तो वहाँ तक मरीजों को ले जाने के लिए जो समस्या थी, हमारे IIMA ग्रुप ने पूरे उसमें सहयोग करा। हमने वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस रखी और जो गंभीर मरीज हैं उनको ले जाने की व्यवस्था हमने कराई। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा था जब वेंटिलेटर को हमारा देश जूझ रहा था, लेकिन अब बिजनौर जैसे क्षेत्र में भी वेंटिलेटर की बड़ी तादाद में यहाँ पर व्यवस्था है, और ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां इस काम के लिए हो जाए जो बिजनौर में किया जा रहा है। अब डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से अब बात वैक्सीनेशन को भी लेकर हो रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हालांकि 16 जनवरी से ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी भ्रम अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। क्या लगता है जो संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी वजह इसकी ये भी कि लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे? रंजना जी, पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बिजनौर में इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये अधिवेशन करवाया, और IIMA की तरफ से हम सब लोग डॉक्टर्स जितने भी हैं, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये बिजनौर के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है कि इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपनी बात लोगों के सामने रख पा रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया अभी कि वैक्सीनेशन को चालू हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ज़्यादातर लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, और जनमानस अभी भी थोड़ा सा कतरा रहा है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, और जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी वैक्सीन के होते हैं वही हैं, जैसे कि बुखार, थोड़ा सा माइल्जिया हो गया, मस्कुलर पेन जिसे हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, बस वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जो कि विदिन 24 आवर्स रिकवर हो रहे हैं। और सेकंड डोज के बाद जैसे कि रिसर्च में पाया गया है कि आफ्टर द सेकंड डोज 1 महीने के बाद आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत कारगर उपाय है कोरोना से बचने का। और अभी इस समय, पहले तो हम कह रहे थे सामाजिक दूरी और मास्क लगाइएगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिएगा, वो तो अभी भी करना है, लेकिन अगर हमारी एंटीबॉडीज़, हमारी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो फिर ये जो थोड़ा सा अभी हम बंधन महसूस कर रहे हैं, सारे लोग मास्क के साथ हमें जाना पड़ता है, हम किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने लोगों से मिलने से कतरा रहे हैं, तो ये वैक्सीनेशन उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। डॉक्टर राहुल, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं आप, और एक डॉक्टर के तौर पर मरीजों से मिलते हैं, कामकाज के स्तर पर आप सावधानी बरत रहे हैं, लोगों से भी कह रहे हैं। IIMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो बिजनौर शाखा है उसके आप सेक्रेटरी भी हैं,
तो उस पदाधिकारी के नाते, उस संस्था से जुड़ाव होने के नाते क्या और बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि इस कोविड काल में पिछले जो कठिन समय गुजरा है हम लोगों का, उसमें आपकी क्या भूमिका थी और आने वाले दिनों में किस तरह की भूमिका होगी बिजनौर में? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने जब ये कोरोना काल चालू हुआ। जैसे कि प्रशासन ने टाइम टू टाइम हमें गाइडलाइंस दी और एज अ IMA सेक्रेटरी, एज अ IMA पोस्ट बियरर ये हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था कि हम उस चीज़ को जो प्रशासन की दी गई गाइडलाइंस हैं उसको आम जनता में हम कन्वे करें, कम्युनिकेट करें। जब हमें शुरुआत में गाइडलाइंस दी गई कि आपको OPD बंद करनी है, सिर्फ अपनी इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखनी है, तो हमने वो फॉलो किया। और उस समय भी इमरजेंसी सर्विस देते हुए भी हमने अपना भी ध्यान रखा, अपने डॉक्टर्स, अपने स्टाफ का भी ध्यान रखा और जो आम पेशेंट आते थे हमारे हॉस्पिटल्स में उन्हें भी हमने पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई, मास्क की और सैनिटाइजेशन मशीनें लगाई गई, जैसे कि गेट्स पे लगाई गई, हॉस्पिटल के क्लिनिक्स पे लगाई गई। प्लस जो प्रोटोकॉल्स OT में हमें फॉलो करने चाहिए, आपको शायद पता नहीं होगा कि जो हमारा एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम बहुत हाई रिस्क पे होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरीज, बिकॉज क्योंकि एरोसोल्स जनरेट बहुत ज़्यादा होते हैं जी सर्जरी में। लेकिन फिर भी हमने उस कठिन समय में PP किट के ज़रिए से और मास्क के ज़रिए से हमने बहुत सस्ते रेट्स पे बल्क में IMA के प्लेटफॉर्म पे एक साथ हमने बहुत सस्ते रेट पे मास्क उपलब्ध करवाए, PP किट उपलब्ध करवाई। ये हमने अपनी संस्था के लिए करा और इससे नॉर्मल जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा एक बहुत क्लियर कट ये नहीं था कि पेशेंट कहाँ जाए, कैसे करे, क्योंकि OPD में भी दिक्कत आ रही थी। तो OPD में हमने अपने नंबर्स जो है मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से हमने उसमें प्रकाशित करवाए पेपर्स में कि ये हमारे इमरजेंसीज नंबर हैं और किसी पेशेंट को अगर कोई दिक्कत आती है तो कृपया करके इन जो है नंबर्स पे कांटेक्ट करें। और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमने उनको कंसल्टेशन दिया, जिसका हमारे IMA के किसी भी डॉक्टर ने कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं लिया। उन दो ढाई महीने हमने फ्री ऑफ द कॉस्ट कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन के जरिए से वो करा है। और जो इमरजेंसी सेवाएं भी दी गई हैं उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि हमें बिकॉज ऑफ द PP किट या जो हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़ी, हॉस्पिटल्स को पड़ी, जैसे कि ग्लव्स हो गए या मास्क हो गए, N95 मास्क हो गए, उसके बाद P100 मास्क हम यूज़ करते थे OT में जाने के लिए, तो वो हमने कोई भी उसमें एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट से नहीं लिया। डॉक्टर HS चौहान साहब, आप भी हमारे साथ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप और आपकी क्लिनिक का नाम ही है त्वचा क्लिनिक। कहाँ से शुरुआत हुई और ये नाम को आपने रखा और सीधे स्किन से जुड़े जो तमाम त्वचा से जुड़े रोग से जुड़ा जर्नी कैसी रही है आपकी, और क्या स्कोप देखते हैं आप बिजनौर में जब हम चर्चा कर रहे हैं कि चिकित्सा सुविधाएं कैसी हैं और समय के साथ कितनी वो बेहतर हुई है? हेलो, धन्यवाद इंडियन न्यूज़ एंड रंजना जी। मैंने अपने त्वचा क्लिनिक का नाम इसलिए रखा कि वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में त्वचा है, इसीलिए मैंने पूछा। तो सभी तरीके के पेशेंट्स के लिए वो इजी हो गया त्वचा क्लिनिक, यानी चर्म रोग जी। और वरना कोई अलग अलग इंग्लिश नाम रखता है तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो समझने में लोगों को ईजी है, नाम तो इसलिए रखा। और अभी इस कोरोना के टाइम पे स्किन में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो बहुत रिकर हो रहे हैं बार बार, उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है अवेयरनेस की वजह से। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गए और सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, ये बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं। और कोरोना वैक्सीन के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को फीवर आता है, उसके साथ रैश भी आती है उनको, तो किसी को लगता है मीज़ल्स है क्या है, लेकिन वो बेसिकली उसके लिए है, लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर सबसाइड हो जाती है, तो उसको ज़्यादा ट्रीट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा फंगल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोरोना के बाद थोड़ा सा बढ़ा है। वर्कलोड भी काफ़ी रहा होगा और दूसरी तरफ जिस तरह आप सावधानी बरतते रहे, काम करने में मुश्किलात तो थे। अब फिर से एक बार चूँकि मरीज़ बढ़ रहे हैं, कोविड संक्रमण बढ़ रहा है और बिजनौर में वो स्थिति अभी नहीं है, हालांकि बड़े शहरों में खासकर मुंबई और दूसरे राज्यों में तस्वीर दूसरी निकल कर सामने फिर से आने लगी है। ऐसे में अब कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं कि आने वाले दिनों में जहां आपको लग रहा था कि अब धीरे धीरे उभर रहे हैं उन सब पुरानी बातों से, फिर से एक नई चुनौती खड़ी हो गई है? हाँ, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले से प्लानिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा दिन का फॉलोअप रख सकते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं। जैसे हमारे डर्मेटोलॉजी में, स्किन में ऑनलाइन ट्रीटमेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है,
तो पेशेंट आराम से 15-20 दिन, 1-1 महीने बाद भी आता है। आज दिखाया उसने, फिर 1 महीने बाद फॉलोअप पे बुला रहे हैं। बाकी बस हम उसको ये सुविधाएं देंगे ऑनलाइन ट्रीटमेंट पे, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता रहे, मेडिसिन सप्लाई रहे। अब जैसे हम पेशेंट्स को कुरियर कर देते हैं, तो कुरियर का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते उसको। ये 1 मंथ की थेरेपी दी तो एक बार उसने फॉलोअप पे दिखाया, और बाकी हम उसको ट्रीटमेंट ऐसे ही उसको ऑनलाइन चालू रखते हैं। तो ऐसे बिल्कुल। नंबर कम रखते हैं। जी बिल्कुल, धीरे धीरे जो देश है वो आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई नई तकनीकों का इजाद हो रहा है। डॉक्टर उपेंद्र, आपसे जानना चाहूँगी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं आप, जितना मैं समझ पा रही हूँ लेप्रोस्कोपिक का अर्थ होता है कि बहुत कम दर्द में आप सर्जरी को कर पाएं जिससे कि पेशेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सर्जरी के नाम पे लोगों के जहन में डर इतना है, भय इतना है कि वो करवाते ही नहीं है। ऐसे में बिजनौर में इस सर्जरी का आना और इस तकनीक का इस्तेमाल होना कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं? जैसे कि हम पेशेंट को समझाते हैं कि कोई भी चीज़ आप देखो, जैसे पहले टीवी होता था, बहुत बड़ा होता था, अब टीवी एकदम स्लीक हो गया। कारें बड़ी थीं, बहुत हैवी थीं, वो सारी चीज़ें लाइट होती चली गई। ऐसे ही हमारे चिकित्सा क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। और कोई भी चीज़ हम पहली चीज़ से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है हर आदमी आजकल ज़्यादा सुविधा चाहता है, तो लेप्रोस्कोपी भी उसी का एक पार्ट है। लेप्रोस्कोपी में हम लोगों को शरीर में ज़्यादा छीड़ाफाड़ी नहीं करनी पड़ती, छोटे छोटे होल बना के ही उनसे ही पूरा कंप्लीट ऑपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पेशेंट अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, अपने पेशेंट रूटीन वर्क पे काफ़ी कम समय में वापस आ जाता है। ये सारे फायदे हैं। तो क्या लगता है कि ये अब आने वाले समय में यहाँ से और बेहतर होती जाएगी या इसको लेकर भी कई चुनौतियाँ हैं, अभी उसको पार पाना हो? मैम, अभी लेप्रोस्कोपी से भी आगे और नई चीज़ें आ गई हैं। एक टेक्निक आई है नॉट्स, उसमें ऑपरेशन जो करते हैं नेचुरल ओरिफाइस से जाके करते हैं ताकि कॉस्मेटिकली भी शरीर को कोई दिक्कत ना हो। और ये चेंजेस तो मेडिकल में लगातार हमारे साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं और लगातार इसमें सुधार होते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, सुधार जो है वो समय की मांग है और वो होना ही चाहिए। आप डॉक्टर राहुल, डॉक्टर चहल जो है वो लाइफलाइन हॉस्पिटल जो कि संचालक हैं आप, और मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह बेहतर सेवाएं आप दे पा रहे हैं मरीजों को और संभावना क्या देते हैं, क्योंकि हम संभावनाओं पर इसलिए चर्चा करते हैं कि यहाँ आने का मकसद हमारा ये रहता है कि जो भी मौजूदा स्थितियाँ हैं उनसे और कैसे बेहतर रास्ते बनाए जा सकें। पीछे जब आप पलट के देखते हैं, जहाँ से शुरुआत की थी आपने, अपने हॉस्पिटल की स्थापना की थी, कहाँ आप खड़ा पाते हैं खुद को और आगे कहाँ किस तरफ रास्ता देख रहे हैं? देखिए, बिजनौर में जब हम आए थे, शुरुआत की थी, तो बेसिक चीज़ों के लिए मेरठ भागना पड़ता था। उससे होता ये था कि जो गंभीर मरीज़ थे उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती थी, या जब वो उस संस्थान में पहुंचते थे, बड़े संस्थान में पहुंचते थे, तब उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो कोशिश हमारी यही रहती है, हमने यहाँ वेंटिलेटर्स रखे। वेंटिलेटर्स शुरू में बिजनौर में नहीं थे, बड़ी चीज़ थी वेंटिलेटर लाना। हमने 5 से 6 वेंटिलेटर हमारे हॉस्पिटल में हैं, बाकी पुलकित हॉस्पिटल हैं उसमें भी वेंटिलेटर हैं। तो 3-4 जगह हैं बिजनौर में जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। तो कई सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें मरीज को वेंटिलेटर पे लेके उसका एक प्राथमिक उपचार करा जा सके, उसको हायर सेंटर पे भेजा जा सके, या यहाँ मैनेजेबल है पेशेंट तो यहाँ मैनेज करा जा सके। ये सुविधाएं बिजनौर के लिए नई थी और दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो सेवाएं कल थी वो आज नहीं है, जो आज हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी बेटर सुविधाएं निकट भविष्य में हम प्रोवाइड कर सकें। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी ये है क्योंकि तकनीक के साथ साथ आप जो सुविधाएं हैं उनका भी यहाँ पर बढ़ोतरी उनमें होनी चाहिए। आप चौहान जी, आपसे आना चाहूँगी, तकनीक भी आ रही है, सुविधाओं में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर भी बनी हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि अत्याधुनिक सुविधाएं जिस अस्पताल में होती हैं वहाँ पर डॉक्टर्स नदारद पाए जाते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि वो कौन से स्टेप्स होंगे जिनको इस क्षेत्र में उठा के कम से कम मरीजों को सही समय पे डॉक्टर्स वहाँ पर उपलब्ध हो सके? एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम ना डॉक्टर्स ड्यूटी शिफ्ट्स, छोटे शिफ्ट्स रख सकते हैं ताकि वर्कलोड भी ज़्यादा ना रहे और टाइम स्पैन भी कम रहे।
जैसे सुबह के शिफ्ट में एक, दोपहर के शिफ्ट में एक, इवनिंग शिफ्ट में, ऐसे हम पेशेंट्स को भी लाइन अप कर सकते हैं और डॉक्टर्स भी ऐसे अपना टीम वर्क करके कर सकते हैं उसको, इसमें प्रॉब्लम नहीं है मेरे जी, बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राघवेंद्र जी कई छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, खासतौर पर छोटे गांव होते हैं, ज़िले होते हैं, जहाँ पर खासतौर पर सरकारी ज़िला अस्पतालों में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहाँ पर लंबी कतारें तो मरीजों की होती है लेकिन डॉक्टर्स नदारद पाए जाते हैं, और ये अपने आप में भयावह। रंजना, एक बात जो डॉक्टर चहल ने कही कि पहले मरीज जाते थे मेरठ की तरफ, रास्ते में डेथ हो जाती थी, समय लगता था पहुंचने में। मैंने जो यहाँ देखा बिजनौर में करीब 200 छोटे बड़े अस्पताल होंगे, अंदाज़ा है मेरा लगभग जी। लेकिन कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नज़र नहीं आया जो एक छत के नीचे वो सारे ट्रीटमेंट मिल जाए या इस तरह की सुविधाएं हों। मैं डॉक्टर देसवाल साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आईएमए के पदाधिकारी होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं कि अभी बहुत गुंजाइश है या बहुत काम होना है बिजनौर में, कम से कम इस तरह की सुविधाएँ हों जो मरीज़ का यकीन बढ़े, वो बड़े शहर की तरफ ना जाए, उसको यकीन हो कि हमारे शहर में ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे हॉस्पिटल हैं कि हमारा यहाँ ठीक और अच्छा इलाज होगा। डेफिनेटली राघवेंद्र जी, जैसे कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मुझे करीबन 8-9 साल यहाँ बिजनौर में हो गए हैं जब से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है जी। और मैंने ये पाया कि पहले जब हम आए थे तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी ऐसी सर्जरीज थी ऑर्थोपेडिक्स में जो यहाँ नहीं होती थी, जैसे कि स्पाइन सर्जरीज हो गई या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो गई, और अब वो सारी सुविधाएं हम अपने पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और बिगर सर्जरीज में आती हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया या स्पाइन सर्जरीज हो गई। अब रही बात कि हमारे पास टर्सरी केयर सेंटर एक ऐसा, वाकई में जो आपने बताया बहुत सही एक आप जो है एक पॉइंट आपने रखा कि टर्सरी केयर सेंटर अभी तक बिजनौर में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक छत के नीचे सारी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ मिल जाए। तो उसके लिए पहली बात तो है कि हमारा जो ज़िला है, जनपद बिजनौर है, ये टायर 3 सिटी में आता है, तो आपको स्पेशलिटी तो सारी मिल ही रही हैं लेकिन वो एक छत के नीचे नहीं मिल रही, और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो भी थोड़ा सा बिजनौर में आने से कतराते हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी में एक तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है, पेइंग कैपेसिटी हमारे यहाँ के पेशेंट की कम है, लेकिन आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसे प्राइवेट वेंचर्स अगर आते हैं मिल के पार्टनरशिप में, तो ये वाकई में बिजनौर के लिए एक वरदान साबित होगा, जिसकी बहुत ही आवश्यकता भी है निकट फ्यूचर में, और ऐसा चल भी रहा है। ये इन द पाइपलाइन है भी कि कुछ प्राइवेट जो है पार्टनरशिप में कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। रंजना, एक बात आप भी जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर या किसी भी शहर में जहाँ हम लोग जाते हैं, मौजूदा स्थितियाँ अपनी जगह हैं, इतिहास अपनी जगह होता है और संभावनाओं को हम अलग तरह से देखते हैं। उपेंद्र जी को हम शामिल करिए चर्चा में, और हम लोग ये जानना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं कि बिजनौर में और किस तरह की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की ज़रूरत है, गुंजाइश है? देखो, सुधार तो पहले से अगर हम कंपेयर करें काफ़ी है, और सुधार एक ऐसी चीज़ है जो कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, ये तो डे बाय डे चलता रहेगा, होता रहेगा। अभी भी जैसे आप बात कर रहे थे एक छत के नीचे सारे इलाज, इस तरफ लोग जा रहे हैं। जैसे हम हैं 4 लोग डॉक्टर हैं एक हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब के यहाँ हैं, इनके यहाँ 4-5 स्पेशलिटी हैं, और नियर फ्यूचर में भी कुछ और डेवलप हो रहा है, और बिजनौर के लिए मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन हो गया है, वो मुझे लगता है 2-3 साल में उसमें भी जो है चिकित्सा सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि सही समय पर अगर सही इलाज न मिल पाए तो इन तमाम सुविधाओं का क्या फ़ायदा। डॉक्टर चाहल, आपसे जानना चाहूँगी एक बार फिर से, कोरोना की जिक्र मैं यहाँ पर इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि पहले 1 राज्य, 2 राज्य, और धीरे धीरे तमाम बड़े राज्यों में कोरोना तेज़ी से पैर पसारता हुआ जा रहा है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात या फिर पंजाब या फिर तमाम ऐसे राज्य। क्या लगता है आपको, ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? क्या लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें बैकफुट पर नजर आ रहा है, या फिर राज्य सरकार वो तमाम स्कीम्स सही से लागू नहीं कर पाई, या फिर लोगों से जो पालन करवानी थी गाइडलाइंस, कहीं ना कहीं वहां पर विफलता को आप देखते हैं? ज़्यादा जिम्मेदार आप इसको किसका समझते हैं? मैम देखिए, ये कोरोना का कमबैक कह सकते हैं। एक्चुअली कोई भी बीमारी होती है वो थोड़े समय के बाद अपना कमबैक करती है, कोरोना भी उसमें से अलग नहीं है। कुछ हमने प्रयास करे थे, उन प्रयासों में ढील दी गई, वो एक कारण हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपने जितने एफर्ट्स करे हैं
इतने बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन स्टार्ट करी है, ये एक सराहनीय कदम है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। और बाकी आम जनता में भी अब आप देखेंगे मास्क लगाए हुए लोग मिल जाते हैं, उनकी संख्या कम हुई है पहले से, तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमने अपनाना थोड़ा बंद कर दिया है, थोड़े हम लापरवाह हुए हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कोरोना के कमबैक के लिए मुझे लगता है जिम्मेदार है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, दूसरे फेज का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया। ऐसे में जी। बिजनौर की बात अगर हम करें, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर की जा रही हैं चाहल साहब? और आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि 4000 से ज़्यादा संक्रमित यहाँ पर बिजनौर की अगर बात करें तो कोरोना के पाए गए, ऐसे में वैक्सीनेशन को क्या लगता है, एक पुशअप देने की ज़रूरत है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर जो फिलहाल स्थिति में वो चल रहा है वो ठीक है? मैम देखिए, लगभग सारे स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ वैक्सीनेशन सेकेंड फेज़ की कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो बुज़ुर्ग हैं, डायबिटिक हैं, जो रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन यहाँ स्टार्ट कर दी गई है। वैक्सीनेशन अपने हिसाब से चलता रहेगा। मुझे ऐसे लगता है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि सारे लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन संभव नहीं है, वो फेज़ वाइज चलता रहेगा। लेकिन साथ के साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, मास्क लगा के चलना हुआ, जो प्राथमिक उपाय हैं कोरोना के लिए, वो हमें करते रहना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी जब जब देश को राघवेंद्र जी संबोधित करते हैं, ये ज़रूर कहते हैं कि ढिलाई हमें नहीं बरतनी है और कड़ाई से काम लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं, और अभी भी कहा जा रहा है कि आप 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने। और फिर से एक चिंता की बात यह है कि इजाफा हो रहा है, संख्या बढ़ रही है मरीजों की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वैक्सीनेशन के स्पीड अप की मैम बात कर रही थी, तो अभी शासन प्रशासन ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो वैक्सीनेशन तो पहले से ज़्यादा स्पीड अप हुआ ही है मैम। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो हम लोगों को रखनी ही है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है यहाँ पर। आप डॉक्टर संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी। और डॉक्टर संचित जो हैं वो पुलकित मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं। संचित जी, आप पहले नहीं जुड़ पाए थे, हम लोग जिन बातों पर चर्चा कर रहे थे उन्हीं बातों को फिर से एक बार हम आपके सामने रख रहे हैं। बिजनौर में चिकित्सा सुविधाओं की जो स्थिति है, कैसे देखते हैं आप, और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, अभी कहाँ खुद को पाते हैं, और संभावना क्या देख रहे हैं आप? थैंक यू, मुझे इस मंच पे आपने बोलने का मौका दिया। बिजनौर में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने शुरुआती टाइम से ही कोरोना में काफ़ी कंट्रोल करके रखा था। यहाँ पे टॉप हॉस्पिटल डेजिग्नेट हो गए थे जहाँ पे ट्रीटमेंट होना है। हमारा हॉस्पिटल भी L2 लेवल पे डेजिग्नेटेड है कि जिसमें हम हॉस्पिटल पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट तक दे सकते हैं। और आज के समय में टेस्टिंग अवेलेबिलिटी है, और थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि टाइमली अगर हम टेस्ट को 1-2 दिन लग जाती है हमारी रिपोर्ट आने में कोरोना की, तो वहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी सी कमी है, और जल्दी हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आएँ तो हम और पेशेंट को बेटर उसमें मैनेज कर पाएँ। बाकी आगे चलने वाले समय में रैपिड टेस्टिंग और रैपिड उसको डिटेक्शन और उनको ट्रेसिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें ताकि हम उसका कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी ये हो जाता है। डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप सुविधाओं की यहाँ पर बात हो रही है और कोरोना संक्रमण चूँकि तेज़ी से पैर एक बार फिर से पसारता हुआ नजर आ रहा है, लूप होल के तौर पर कहीं ना कहीं जो सोशल गैदरिंग, जहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को अलाउ किया जाता था, अब उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वो लूप होल आप कहाँ समझते हैं? और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल अगर हम लौट कर देखें तो क्या लगता है कि भारत आज बेहतर स्थिति में है, या फिर हम मात खा गए कहीं ना कहीं? एक्चुअली क्या है, भारत बेहतर स्थिति में कोरोना से लड़ने के लिए है, लेकिन ये जो अवेयरनेस इतनी गवर्नमेंट कर रही है उसके बावजूद भी लोग पहले पिछला अपना 1 साल भूल रहे हैं कि पहले कैसे होता था। शादी में 20 लोग जा रहे हैं, 25 लोग जा रहे हैं, अब शादी में 500 लोग, 1000 लोग, अब कोई लिमिटेशन नहीं रही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का ये रोल नहीं है, हमारा भी रोल है कि हमें ध्यान रखना है। सोशल गैदरिंग्स भी थोड़ी कम करें तो लिमिटेड करें। ऐसा नहीं है कि अपना दिखाने के लिए हम बहुत बड़ी शादी कर रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, उससे भी होता है। अभी रिसेंटली एक गोवा का इंसिडेंस है, दमन में एक शादी में गोवा में 150 लोग गए थे, 200-250 लोग थे जिसमें 150 पॉजिटिव हैं।
तो इस वजह से भी सारी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के तौर पर ये हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी ही जिंदगी का सवाल है ये। डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहूँगी, चूंकि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर आपने काम किया, आपकी संस्था ने काम किया, आपके अस्पताल के तमाम कर्मचारियों ने काम किया। हालांकि एक बार फिर से यू टर्न कोरोना ने मारा है, अब क्या कुछ तैयारियां हैं आपके अस्पताल की तौर से, और कर्मचारी और आपका पूरा स्टाफ क्या कुछ इसमें अब योगदान दे रहा है? ये माना जा रहा है कि अब जो है वो सेकंड वेव है, जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी चल रहा है। तो हमने फेस करा पिछले कुछ टाइम में, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को ये मिला कि हमें अपने आप को कैसे हॉस्पिटल्स में कैरी करना है, या क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है। हमें लिमिटेड पेशेंट्स को ऑन फ़ोन आपको उनको बुलाना है। पहले अमूमन होता था कि पेशेंट पहले आते थे और नंबर लिखवाए जाते थे, अब क्या है, पहले टेलीफोनिकली नंबर दिए जाते हैं और उसके बाद टाइम दे के उन्हें बुलाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा पीछे एक स्टेप रहा जो हमने फॉलो करा। प्लस बाकी जैसे हम हॉस्पिटल को टाइम टू टाइम सैनिटाइज कर रहे हैं, और हमारा सारा स्टाफ अब यूज़ टू हो गया है। N95 मास्क वो पहनते हैं हॉस्पिटल्स में जब भी कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या पेशेंट से कांटेक्ट में आ रहे हैं। और वही सारे प्रिकॉशन हमें आगे भी कैरी करने पड़ेंगे अगले 1-1.5 साल तक, क्योंकि लास्ट टाइम आज से 1 शताब्दी पूर्व जब स्वाइन फ्लू आया था, तब भी ये प्रकोप 2-2.5 साल चला था। तो अब भी यही माना जा रहा है कि ये सेकंड वेव है, और जैसे ही सेकंड वेव ख़त्म होगी तो चीज़ें बहुत अच्छी सुधरेंगी और अच्छा समय आएगा। सेकंड वेव खत्म होने की आपने बात की। डॉक्टर पुलकित मित्तल जी, डॉक्टर संचित मित्तल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनके मन में एक डर है या सहमे हुए हैं वैक्सीनेशन को लेके। 2-3 दिन जो लक्षण दिखते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, हल्का बुखार है, और लेकिन लोग डरे हुए हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बयानबाजी जो हुई है उसकी तो बात नहीं करूंगा कि लोगों ने भ्रम फैलाया है, वैक्सीनेशन पर भी राजनीतिक बयानबाजी की। बतौर एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल, एक संस्था के तौर पर आप क्या मानते हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह वो जुड़ें इस प्रक्रिया से, और आपके हॉस्पिटल की भूमिका क्या होगी? इसमें मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से रहा है कि जब गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन करवाया, तो एक चैलेंज हमारे सामने ये आया कि हमारा स्टाफ भी विलिंग नहीं था कई बार वैक्सीनेशन जाने के लिए। तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि टू लीड बाय एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले उनके सामने जाके वैक्सीनेशन करवाया। जब उन्हें लगा कि हाँ डॉक्टर साहब करवा रहे हैं तो हम लोग भी करवा सकते हैं। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए कि भाई हेल्थ केयर वर्कर्स, हम सारा पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सब स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं, तो वी आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जनता को भी यही समझना चाहिए कि भाई डॉक्टर्स तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन समझते हैं, हर चीज़ के जानते हैं। वो जब वैक्सीनेट करा रहे हैं तो बाकी जनता को भी उसी राह पे चलते हुए वैक्सीनेशन करानी है, कि अल्टीमेटली इंडिया जैसे कंट्री में हम लोग वैक्सीनेशन से ही बच सकते हैं, और कोई राह नहीं है। कितनी भी हम लिमिटेशन कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, बट वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे दैट कैन सेव द कंट्री फ्रॉम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सावधानी अपनी जगह है और ये प्रक्रिया का अपनाना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर चहल, आप क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन पर ही, क्योंकि हम ज़्यादातर बातचीत करना चाहते हैं, वो दौर भी चल रहा है और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव भी बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, वैक्सीनेशन के बिना इस लड़ाई से हम जीत नहीं सकते। डॉक्टर्स ने, बिजनौर के ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने जाके वैक्सीनेशन कराया है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट रहे हैं, वरना सभी स्वस्थ हैं। तो ये एक प्रमाण है कि जो हम डॉक्टर्स लगवा सकते हैं, जिनको सारे साइड इफ़ेक्ट पता होते हैं, उसके बाद भी हम स्वस्थ हैं। तो आम जनता को इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, सरकार की मदद करनी चाहिए, और एक ये जो महामारी चल रही है इसको हमें अच्छे से सामना करके इसको हराना है। और हराने के लिए हमारे पास जो यंत्र है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, ये सब अलग हैं, लेकिन जो मेन यंत्र है वो वैक्सीनेशन ही है। तो वैक्सीनेशन को सीरियसली लेना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना इंडियन वाली में, और जो ऑक्सफोर्ड वाली कोविशील्ड है उसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक जितनी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, समझाना ज़रूरी है। और इसका हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीनेशन करवा ली है। सभी नेताओं ने लगभग वैक्सीनेशन में अब धीरे धीरे जा रहे हैं, और डॉक्टर्स तो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम है और इसके स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा है।
बिल्कुल वक्त वक्त पर हम भी कोशिश करते हैं कि अपने मंच के जरिए अपने दर्शकों तक इस बात को पहुंचा पाएं कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ है और वैक्सीन भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं एक बार फिर से उपेंद्र जी लौटकर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पर आना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ ये मंच ऐसा है जहाँ पर बड़ी तादाद में दर्शक इस वक्त आपको सुन और देख रहे होंगे। उन्हें ये जानने को मिलेगा कि बिजनौर में भी ये नई तकनीक है, और अगर लोग इसको इस्तेमाल के लिए आना चाहते हैं तो किस तरीके से प्रोसेस क्या होता है, अप्रोच किस तरीके से वो करें। बिजनौर में ये तकनीक कोई नई नहीं है, लगभग 20 से 25 साल हो गए लोगों को यहाँ लेप्रोस्कोपी करते हुए, और अभी लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं लेप्रोस्कोपी के लिए। पहले जो हमारे पेशेंट आते थे कि डॉक्टर साहब हमें ऑपरेट कराना है, पेट खुलवा के ऑपरेशन कराना है, अब हमें उन्हें समझाया। कभी शुरू में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कभी यूट्यूब पे दिखाना, कभी दोनों में कंपैरिजन करना, ओपन सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। आज वही लोग हैं जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करके लाते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। जो तमाम सुविधाओं की इसके लिए आवश्यकता होती है टेक्निक के लिए, क्या वो बिजनौर में पूरी तरीके से उपलब्ध है? लेप्रोस्कोपी अपने आप में एक काफ़ी वास्ट फील्ड है। अब डिपेंड करता है आप किस ऑर्गन की सर्जरी करना चाहते हैं। कुछ है जैसे आजकल थायराइड भी एंडोस्कोपिक, नॉट लेप्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक होने लगा है। न्यूरो सर्जरी में बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज होने लगी हैं। सारे ऑपरेशन पॉसिबल हैं एंडोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक के साथ, एक्सेप्ट सिजेरियन। वो शायद फ्यूचर में भी कभी लेप्रोस्कोपिकली ना हो। जी बिल्कुल, तमाम सुविधाएं उपलब्ध ज़रूर हैं, लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है कि सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता। अब डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से बात लगातार कोरोना की हो रही है, हम बात वैक्सीनेशन की भी कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। उस दौर में भी, आज से 1 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब भी जब लोगों को कोरोना का सी भी नहीं पता था, लेकिन आज जब लोग डाइट को लेकर अवेयर है, कोरोना के डूज एंड डोंट्स को लेकर अवेयर है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आज भी भ्रम बना हुआ है। जागरूकता के लिहाज से आपकी संस्था इसके लिए क्या कुछ कर रही है, उसको लेकर जानकारी अगर आप। और एक सवाल इसी में ये कि संस्था की भूमिका पर तो आप रोशनी डालिए ही, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर आपकी अपनी क्या भूमिका है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। सबसे पहले राघवेंद्र जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन खुद से बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं कोरोना के इन्फेक्शन पे के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी सर्जरीज जो होती हैं उसमें एरोजोल जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि अभी लास्ट 1-1.5 साल में कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स है, लगभग 700 से 800 कोरोना वॉरियर्स हमारे जो हैं शहीद हुए हैं, और उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट जो शहीद होने वाले थे वो एक साउथ के ऑर्थोपेडिक सर्जन ही थे। तो सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि हमें अपनी प्रिकॉशन लेनी है, अपने स्टाफ की प्रिकॉशन लेनी है, और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए RT-PCR टेस्ट, अगर हम बड़ी सर्जरीज के लिए जा रहे हैं तो हमें RT-PCR टेस्ट कराना है, और कोई ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें समय कम लग रहा है तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा के और फिर हम कैरी ऑन कर सकते हैं। और रही बात जागरूकता की, तो डेफिनेटली ये तो जब हम अभी बताया डॉक्टर अशोक चहल ने कि हम लोग जब खुद एज अ डॉक्टर सबसे पहले हमने वैक्सीन लगवाई है और हमें सारे साइड इफ़ेक्ट्स पता हैं, उसके बावजूद भी हम लगवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और हमें अपने रिसर्चर्स पर, जिन्होंने इतनी जल्दी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक हो गए, इन्होंने इतनी जल्दी हमें 2 बहुत अच्छी वैक्सीन दी, और मेरे ख्याल से शायद 1-2 वैक्सीन और पाइपलाइन में है जो जल्दी ही आने वाली हैं। और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ये वैक्सीन बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा सकते हैं तो ये तो फिर भी जो है मस्ट है। और जबकि हम जानते हैं कि हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट जो रेगुलरली वैक्सीन लगती हैं, पोलियो वैक्सीन हो गई या मीजल्स की होगी बच्चों में, अगर हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हम बुक में पढ़ते हैं अगर वो बताने लगेंगे तो शायद कोई लगवाए भी ना। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं, और रिएक्शन तो एक टैबलेट का भी हो सकता है, ये तो फिर भी वैक्सीन है। तो इसका जितने भी अभी तक हम लोगों ने लगवाई है वैक्सीन, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज सच कोई उससे डरने की बात नहीं है, और ये बहुत सेफ वैक्सीन है। और आने वाले समय में यही एक हमारे लिए कोरोना से कवच साबित होगा। और हमारे IMA के प्लेटफॉर्म से भी ये बार बार
NGOs के माध्यम से या मीडिया कर्मियों के माध्यम से या फिर हमारे जो प्रेस में हम रिलीज़ करवाते हैं, हमने होर्डिंग्स भी कई बार लगवाए हैं कि जो है वैक्सीन लगवाइएगा। जब ये वैक्सीन ड्राइव चालू हुई थी तो CMO साहब ने हमसे आग्रह किया था कि आप जो है एक हमारा बहुत बड़ा शक्ति चौराहा वहाँ पे हमने होर्डिंग लगवाने का प्रयास करा था। तो वहाँ पे हमारा होर्डिंग था और हमने ये अपने हॉस्पिटल्स में भी हमने वैक्सीन के एडवर्टीजमेंट लगवा रखे हैं कि ये पता चले पब्लिक को कि ये बहुत सेफ़ है और निहायत ही ज़रूरी भी है। बिल्कुल, और सारी बात लौट घूमकर जागरूकता पर आ जाती है कि किस तरह हम सावधानी बरतें और किस तरह हम सजग रहें। डॉक्टर चौहान, हम लोग चूँकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का और बहुत सारे लोग आपको देख रहे सुन रहे हैं, आप भी क्या कहना चाहेंगे इस भ्रम को लेकर कि दूर हो और वैक्सीनेशन से लोग जुड़ें, यकीन करें और कहीं ना कहीं अपना उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं जो बहुत ज़रूरी है। इससे अब चूँकि सेकंड वेव की बात हो रही है, ये अभी देखिए, सबसे पहले वैक्सीनेशन कोरोना वॉरियर्स ने लगाई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए। तो हमें पब्लिक को ही समझ जाना चाहिए वैक्सीनेशन सेफ़ है। और वैक्सीनेशन आज से नहीं, वैक्सीनेशन तो पिछले 50-100 साल से चल रहा है। तो छोटे छोटे सब तरीके के वैक्सीनेशन है, हर एक में किसी में फीवर आता है, किसी में रैश आता है, तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो 1000 लोगों में 1-2 लोगों को अगर कोई छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी तरीके के माध्यमों से थोड़ा हमें भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। और अगर हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो हमें अपनी फैमिली में और आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेफ़ है। और इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन ही एक हमारे पास एक कवच है जो इससे हम बच सकते हैं। रंजना, पुलकित हॉस्पिटल है, डॉक्टर संचित मित्तल जी बैठे हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि अस्पताल के कैंपस के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी व्यवस्था हो, गौशाला की भी व्यवस्था हो और मंदिर भी आप बनवा रहे हैं जिसका प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति प्रतिष्ठा जल्दी होगी। वो इशारा करता है कि समाज सेवा से भी जुड़ाव है आपका। और ये जो दौर है, तो बतौर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हुए, डॉक्टर तो हैं ही आप, एक संस्था के तौर पर अस्पताल की और आपकी अपनी भूमिका है, उसमें आप कैसे देखते हैं कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से और किस तरह की कोशिश करनी चाहिए और क्या करना चाहते हैं? जैसे हम जब पेशेंट देखते हैं, जैसे हम पेट के पेशेंट्स देखते हैं, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन करी जा रही है कि लाइफस्टाइल इलनेस बहुत ज़्यादा क्रिपिन हो जा रही है। जिस तरह का हमारा रहन सहन, खान पीन, टेंशन, लाइफस्टाइल है, उस वजह से हेडेक्स, पेट बार बार ख़राब होना और आंतों की अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सोचते हुए हमारा फिर हमने देखा कि भाई क्या हम खा रहे हैं, कितनी पेस्टिसाइड हमारे खाने में जा रही हैं, कितनी फर्टिलाइज़र हमारे खाने में जा रही हैं। ये हमारा बिजनौर गंगा किनारे आता है, तो योगी जी ने अपनी ड्राइव में भी आए थे। यहाँ पे जितने भी गंगा किनारे के शहर हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन योगी जी ने किया है। तो ये सब सोचते हुए कि एज अ रिस्पॉन्सिबल कराना पड़ेगा कि फूड की क्या महत्वता है, कि कैसे पेस्टिसाइड फूड और वो हमें लेना है। तो ये सोचते हुए एक पहल में कि और फार्मिंग को बताई जाए कैसे करनी है, कैसे खाना है। और मंदिर बनवाने का वो है, वो एक मानसिक शांति भी लोगों को चाहिए अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ और स्ट्रेसफुल लाइफ से। तो वो हमारे पिताजी का इच्छा थी, हमारे गुरुदेव की आज्ञा थी, जिस हिसाब से हम करते हैं। क्योंकि मरीज आते हैं, साथ में उनके तीमारदार भी आते हैं, तो कम से कम ऐसा माहौल मिले कि जिनकी चिंता कुछ कम हो आपके कैंपस में आके। डॉक्टर चौहान से मैं सवाल लेना चाहूँगी। स्किन स्पेशलिस्ट हैं सर आप। त्वचा को लेकर अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर व्यक्ति सोचता है कि कोई बहुत अच्छे डॉक्टर या बहुत अच्छे अस्पताल में जाकर आप कंसल्ट करें, लेकिन वो व्यक्ति, वो आम व्यक्ति जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए बिजनौर में त्वचा संबंधी बीमारियों को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं? हमारी त्वचा बिजनौर में और भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चर्म रोग वाले हैं, सभी के पास मशीन्स हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। बस हम पेशेंट को कॉस्ट उसकी कम कर सकते हैं। जैसे हम दिल्ली, NCR, मेट्रोज़ में जाते हैं तो हमें हाई चार्ज पे करना होता है। यहाँ हमारे पास इंफ्रा कॉस्ट भी कम लगती है, लेकिन मशीन कॉस्ट तो सेम ही रहती है, तो हम उसको चार्जेस मिनिमम प्रॉफिट पे उसके ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो तमाम ट्रीटमेंट्स होते हैं और जितना मैं समझती हूँ, ख़ासतौर पर युवाओं को स्किन डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। फिर वो केमिकल पीलिंग हो गई या फिर माइक्रो निडलिंग हो गई या फिर लेज़र ट्रीटमेंट्स हो गए, जिनकी कीमत आसमान छूती हुई सी आज की तारीख में नज़र आ रही है। क्या उसको बेहतर करने की दिशा में आने वाले समय में कोई काम किया जाएगा? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ये सारे ट्रीटमेंट्स एक नॉर्मल कॉस्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है। अगर वो सपोज़ दिल्ली में है तो उसको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है,
स्टाफ की सैलरी ज़्यादा है, तो हमारे छोटे शहरों में भी हम ये सारी सुविधाएं लाके और उसको पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। मेन मिनिमम प्रॉफिट पे हम काम करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी सभी तरीके की सुविधाएं हैं जो NCR और मेट्रोज़ में होती हैं, वो सारी ट्रीटमेंट्स ही हैं। टैबलेट और ट्रीटमेंट और ट्यूब्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है जनरली ना। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है क्योंकि तमाम सुविधाएं तो दी जाती हैं लोगों को, लेकिन कीमत कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत मेजर रोल भी यहाँ पर प्ले करती है। और एक बार फिर से कोरोना को लेकर जो तमाम तैयारियां बिजनौर में की गई हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर आप सभी डॉक्टर्स ने और आपके अस्पतालों ने, आपके स्टाफ ने जो आज तक काम किया है और अभी भी जो जारी है, वो अपने आप में वाकई तारीफ़ काबिल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है एक आम व्यक्ति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझना, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स तो अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एक आम व्यक्ति के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी, क्योंकि रेस अभी खत्म नहीं हुई है, जंग हमने अभी जीती नहीं है। हाँ, फतह के करीब हम ज़रूर हैं और वैक्सीनेशन उसमें एक बहुत बड़ा औजार हमारा है जिसका इस्तेमाल कर इस युद्ध को हम जीत भी लेंगे, लेकिन आपके सहयोग की ज़रूरत है। और एक बार फिर से मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन ज़रूर शुरू हो गया है, लेकिन ढिलाई अभी भी नहीं बरतनी है, मास्क अभी भी ज़रूरी है और 2 गज की दूरी भी अभी भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे इस सत्र के खास मेहमानों के लिए। पार्टनर कान्हा होटल एंड रिजॉर्ट, MD इंटरनेशनल स्कूल और कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज।